अब प्रत्येक एसटी आगे चल के होगी। आज की डेट में आप एक नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे और आज की जो क्लास आपकी होगी उसमें साहित्य की क्लास होगी। आज साहित्य पढ़ाया जाएगा आप लोगों को लगातार 2 दिन। बीच बीच में साहित्य का पोर्शन चलता रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। आज की डेट में हिंदी साहित्य का इतिहास आप लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं, आप साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से लिखा गया है और आप सभी लोगों को एक जानकारी है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह एक पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाशित किया। आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछ ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। लेकिन हमारे छात्रों को यह जानकारी होनी चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये एक पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ये क्वेश्चन 2013, 2014 टीई की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑल वनडे की और तमाम परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इस पुस्तक का प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब किया था, तो 1929 ईस्वी में किया था। लेकिन हमारे छात्रों को जानकारी होनी चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको काशी नागरी प्रचारी सभा, ये काशी नागरी प्रचारी आपकी एक सभा है। इस सभा की स्थापना कब हुई थी, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमारे छात्र जानेंगे जो काशी नागरी प्रचारी सभा है इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और ये काशी में हुई थी। बात को आप लोग पूरी तरीके से समझिएगा और तब लेखन कार्य करते रहिएगा। कोई जल्दी नहीं है, हर बातों को बहुत गंभीरता से लेने का प्रश्न है। इधर ही आप लोगों को जानकारी है काशी नागरी प्रचारी जो सभा है इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना को करने में 3 सदस्य आपके थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे इसमें। पॉइंट नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर दास। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए लाया हूं। पॉइंट नंबर 2 राम नारायण मिश्र और पॉइंट नंबर 3 शिव कुमार सिंह। इसको आपके पेपर में कैसे पूछेगा
एक प्रश्न तो ये बनता है, काशी नागरिक परिचारी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में हुई। एक प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इस काशी नागरिक परिचारी सभा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, आप लोग बातों को ध्यान में गलत नहीं करेंगे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका आप लोग ध्यान देते रहेंगे, प्रश्न को खास ध्यान देंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हो, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में काशी नागरिक परिचारी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, लेकिन इन्होंने 1929 ईस्वी में इसको हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया। यही बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हो, ये पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी नागरिक परिचारी सभा में हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में लिखा था। लेकिन हुआ क्या आगे चल के कि 1929 ईस्वी में इन्होंने इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका को क्या नाम दे दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इतनी जानकारी आपको पूर्वोत होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और इसको इन्होंने लिखा कहाँ था? काशी नागरिक परिचारी सभा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। इसकी स्थापना करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, इसकी स्थापना करने में 3 लोगों का हाथ था। बाबू श्याम सुंदर भी थे, रामनारायण मिश्र भी थे और आपके शिव कुमार सिंह भी थे। ये बात आप लोग नोट कर लेंगे, आगे चल लेंगे हम लोग। इतनी बात मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कभी गलत ना होने पाए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। पूरा निचोड़ बता दे रहा हूँ, इसके बाद और कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। इसकी पैदाइश कहाँ से हुई, इसकी जनरेशन कहाँ से हुई, वो सारी बात मैंने बयान किया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराने का कार्य कराया। और ये काशी नागरिक परिचारी सभा है, जिसकी स्थापना काशी में इतने सन में हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। बात पूरी हो गई है, अब इसको आप मिटाएंगे। जो लोग डिले में आए हैं, बगल वाली कॉपी से पूरा कर लेंगे या अपने ड्राइंग बोर्ड को निकाल के उसको खींच लें, किसी का छूटने ना पाए। और सभी लोग जब 6:15 बजे की क्लास हुआ करती थी, तब लोग आ जाते थे आप लोग। अब 6:30 बजे मैं शुरू करता हूँ, तभी एक लोग आया करते हो। 6:30 बजे अगर आप 6:15 पर नहीं आ पा रहे हो तो 6:20 तक अवश्य क्लास ले लें, नहीं तो बीच बीच में आते हो, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लास में आपको परमेंट कर दिया जाएगा, क्लास लेने के लिए बाधित कर देंगे। हम थोड़ी कर देंगे, वहाँ मैनेजर आपको रोक देगा, एंट्री नहीं हो पाएगी। सब रूल रहेगा, नियम से आइए, 5 मिनट पहले आइए। आप सारे कामों को छोड़ेगा, पढ़ने का तो पढ़िए आप ना। बीच बीच में आने से क्या होता, हमारा सिलेबस नहीं चल पाता, मैं उसी पर रुक जाता हूँ। आगे हम चलेंगे। अब टाइम को बचाते हुए काम करना है। और पढ़ाई के लिए यहाँ लोग रात दिन नहीं कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ने के लिए हीला हवानी करते हो, समय से आने का प्रयास करें। आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो। मैं दिन भर पढ़ाता हूँ, तब भी 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ। 5:40 में हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। हमारी आधी मेहनत करोगे तो आप अधिकारी बनोगे। छोटी मोटी नौकरी बात छोड़ दो, आप मेहनत करना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास
हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, आपके पेपर में पूछता है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया? तो काल विभाजन में तो बहुत लोग शामिल रहे, लेकिन उनको सबको नकार दिया गया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो इसका काल विभाजन हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास का, इसके काल विभाजन में अगर किसी का नाम इम्पोर्टेंट रूप से माना गया, जो प्रमाणिक माना गया, जिन्होंने काल विभाजन इसका किया, उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग जानते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हिंदी के एक आलोचक कवि हैं। इनको हिंदी का आलोचक कवि कहा जाता है। अगर इनके बाद हिंदी में कोई दूसरी हैसियत आई, उसका नाम था डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी के पहले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके बाद कोई अगर उभरता कवि नजर आया तो उसका नाम था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। लेकिन हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। और जो काल विभाजन किया वो काल विभाजन ने 4 भागों में किया। कितने भागों में किया? 4 भागों में किया। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में किया? तो कितने भागों में किया? 4 भागों में किया। उन 4 भागों का नाम अब डेरिवेशन होगा। जो डेरिवेशन होना है उसमें आपको खास कर ध्यान रखना है। उसमें जो आपका पहला काल आएगा उसको आदिकाल कहा जाएगा। हमारे सभी छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ें। ये भक्ति काल होगा। दूसरा जो होगा वो आपका रीत काल होगा, और जो आपका चौथा होगा वो आपका आधुनिक काल होगा। देखिए, यह आधुनिक काल होगा, और जो आधुनिक काल होगा इसी को गद्य काल भी कहा जाता है। इतनी बात सभी छात्र हमारे जान गए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अब वो लोग कितने भागों में किया? 4 भागों में किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तो काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो अमान्य हो गया, उसको माना नहीं जा सका। अगर माना जा सका तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को माना जा सका है। और हमारे बच्चों को पता है कि 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल या गद्य काल। अब हमें करना क्या है? एक एक काल को पढ़ना है। ये मोटी मोटी बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आदिकाल की समय सीमा को नोट कर लें। आदिकाल की जो समय सीमा है, जो इसके लिखने का समय था, बंटवारा का समय था, वो 1050 संवत। ये क्वेश्चन पूछेगा डेट वाला। 1050 संवत से 1300 कितना? 75 संवत। 1050 से 1375 संवत का समय है। विकल्प में देगा तो डेट को आगे पीछे कर देगा, और लोग नहीं जान पाएंगे तो क्वेश्चन क्या करेंगे? ऐसे पूछ लेगा ऑल इंडिया कंपटीशन में। आदिकाल की समय सीमा है, 4 विकल्प रख देगा। तो आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से लेकर कितना? 1350। ये मोटी मोटी बातें आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे चलने का समय निर्धारित करते हैं। अब हमें लगता है कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। आगे चलने का प्रस्ताव हम जारी करते रहें। कंपटीशन क्लास में बहुत देर तक रुकने का कोई प्रबंध नहीं होता है, और क्लास आपके अनस्मार्ट तेजी में चलेगी, बहुत स्लो में चलने का कोई विधान भी नहीं होता। आदिकाल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? बात क्लियर हो गई? किसी को कोई सस्पेंस नहीं रहा होगा, और हमें लगता है पीछे तक लोगों ने नोट कर लिया होगा। सभी हाल स्टूडेंट बिटाएं।
बोलो भाई, मिटाया जाए। अब आप लोग देखेंगे आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण तो हो चुका। अब हमारे छात्रों को पता होना चाहिए आदिकाल जो लिखा जाता है ये आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण का मतलब यह है कि आदिकाल को लोगों ने अलग अलग नामों से बताया है। आदिकाल को लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, तो वो नाम मुझे जानना चाहिए जो लोगों द्वारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल का नाम अगर किसी ने दिया है उसका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है। पेपर में कैसे पूछेगा आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और आपके पेपर में पूछेगा जो आदिकाल है इस आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल के बारे में पूछता है। हमारे सभी छात्रों ने एक सुर में आवाज लगाया और कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने आप लोगों की बातों को पूरी तरीके से मानने में सहमत हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा था। इसको ने वीर गाथा काल का नाम दिया था। जो आदिकाल है इस आदिकाल को चारणकाल, अगर चारणकाल की बात करता है तो अंग्रेज था जिसका नाम था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन। ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन आया और इन्होंने आदिकाल को चारणकाल का नाम दे दिया। और जो आदिकाल है इसका एक नाम चाण या भाट काल। हमारे सभी बच्चे बहुत मुदित होकर पढ़े, प्रसन्न होकर पढ़े। चाण या भाट काल कर किसी ने कहा, उसका नाम था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आ गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे भाई। आप तो बुंदेलखंडी कवि हैं, आपका जन्म बुंदेलखंड में हुआ था और आप उत्तर के कवियों में शामिल रहे हैं। आप लोग उत्तरी के कवि रहे हैं वर्मा जी। और आपने आदिकाल को चाण या भाट काल का नाम दिया था। आइए देख लेते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। इसको सिद्ध सामंत काल अगर किसी ने कहा था तो उसका नाम था राहुल सांकृत्यायन जी। आपने कहा था राहुल सांकृत्यायन जी, आपने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। और आगे हम देख लेते हैं आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया था। अपभ्रंश काल का नाम अगर किसी ने दिया था, एक वर्मा जी फिर आ गए जिनका नाम था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। आपने दिया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है। आप लोगों को ये प्रश्न पेपर में आए, इस आदिकाल को बीजोपन काल, आदिकाल को बीजोपन काल का नाम अगर किसी ने दिया था तो उसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी।
जिनको हिंदी साहित्य में भुजंग भट्ट के नाम से लोग जानते थे, वो आ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आप आ गए। आपके आने का मैं स्वागत करता हूं कि आप सस्ती पत्रिका लेकर भी आएंगे। विज्ञापन काल अगर किसी ने कहा तो उसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये क्वेश्चन ऑल वनडे की परीक्षा में कई बार पूछा गया और खासकर उत्तर प्रदेश 2013 की टीई की परीक्षा में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ टेट एंड आवर एग्जामिनेशंस। आदिकाल को बीजोपन काल का नाम अगर किसी ने दिया था उसका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल जो है, इस आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? ये आरंभिक काल की बात आई है। इसको आरंभिक काल कहने का श्रेय अगर किसी को है तो मिश्र बंधु को है। ये मिश्र बंधु जी, आपने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है और आदि जो काल है इसको प्रारंभिक काल की बात करता है। आदिकाल को अगर प्रारंभिक काल की बात करता है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। पेपर के लिए बहुत मजबूत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो बनता है, जो आपका आदिकाल है, इस आदिकाल को अधूरा काल किसने कहा? इसको अधूरा काल, आदिकाल को अधूरा काल कहने का कारण अगर किसी ने किया था उसका नाम था डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे ने इसको ये नाम दिया था, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, आप कभी गलती नहीं करेंगे। ये आदिकाल का नामकरण किया गया कि आदिकाल को किन लोगों ने किस नाम से पुकारा है। और समय सीमा तो मैंने पहले ही बात किया था। समय सीमा, अगर समय सीमा की बात हुई है तो आपको जानकारी है 1050 संवत से हुई है और आपको जानकारी है और 1300 कितना 75 संवत की बात है। ये आदिकाल का नामकरण मैंने बताया कि आदिकाल को किन लोगों ने किस नाम से पुकारा था। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा है। आदिकाल का नामकरण हो चुका, इसकी श्रृंखला बना दी गई। आदिकाल को किन लोगों ने किन किन नामों से पुकारा था, आदिकाल को लोगों ने क्या क्या नाम दिया था, वो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा चुका है। अब रही बात कि आदिकाल की कुछ विशेषताओं को ध्यान देना होगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर चुके होंगे कि विशेषता को नोट कीजिएगा। आदिकाल की प्रमुख विशेषता, अगली हेडिंग आपकी होगी आदिकाल की प्रमुख विशेषता। हर काल की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आदिकाल की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें जो प्रमुख विशेषता है वो विशेषता भी आपको लिखाएंगे, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग देर में आए हैं फोटो खींच लें, क्योंकि लिखने का समय कम है, रुकने का समय कम है। क्लास अपने रोटेशन पे गति पे चलती रहेगी, अवश्य नोट कर लीजिए इसको। आदिकाल को किन लोगों ने क्या नाम दिया था वो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। और आदिकाल की जब प्रमुख विशेषता पढ़ोगे आप, तो विशेषता नंबर 1 पढ़ोगे युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का क्या? हाँ, युद्धों का सजीव वर्णन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धों का सजीव वर्णन पूछता है, युद्धों का सजीव वर्णन यह आदिकाल की विशेषता रही है।
आदिकाल में दूसरी विशेषता ये रही है रासो काव्य की प्रधानता। रासो काव्य की क्या प्रधानता? रासो काव्य की प्रधानता और युद्धों का सजीव वर्णन। तीसरी विशेषता यह है विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग। विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। किसमें हुआ? आदिकाल में हुआ है। विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। युद्ध का सजीव वर्णन है और आपके पेपर में पूछाता है। तो आदिकाल में एक विशेषता सामने निकल के आई है। इसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल और क्या? पिंगल। आप लोग गलती नहीं करेंगे। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल में हुआ है। और अगली बात निकल के आती है आदिकाल में बीरस की प्रधानता है। बीरस की क्या है? प्रधानता। आप लोग इस बातों को ऑलरेडी समझने का प्रयास करें, कभी क्वेश्चन गलत ना करें, आपके पेपर में आएगा। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। बीरस का प्रयोग हुआ। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ और रासों काव्य की क्या हुई? प्रधानता हुई। एक चीज इसमें था, पूछा था आदिकाल में किसका अभाव था? तो आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव माना गया था। बाकी युद्धों का सजीव वर्णन था, रासों काव्य की प्रधानता थी, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग था, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग था, बीरस की प्रधानता थी। अगर देखा जाए आदिकाल में तो खास कर अगर छंद की मैं बात करता हूँ तो एक छंद आपका है, उसका नाम है छप्पय छंद। ये छप्पय छंद जो है इसको ज्यादा प्रधानता दी गई थी। इसके अलावा जो आपका दूसरा छंद था उसका नाम दोहा था। इसी दोहा का एक अन्य नाम मिलता है, इसको कड़वक छंद भी कहा जाता है। कड़वक छंद। दोहा छंद का एक नाम है कड़वक छंद। आपके पेपर में आए, आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसको कड़वक छंद के नाम से भी जानते। इतनी बात तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल रहा है। आदिकाल का नामकरण पूरा हुआ, आदिकाल की विशेषता पूरी हुई। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है जो आदिकाल है इसको रचना के आधार पे लोगों ने कैसे डिवाइड किया है, अब वो बात आपको सीखना है। देखिए, जब तक आप सारे क्वेश्चन को एक लाइन पे नहीं रखेंगे, एक राडार पे नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो मामला संज्ञान भी जा सकता है। खासकर जो बातें हैं वो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप कैसे मैटर को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे इसको पढ़ना है। रचना के आधार पे आदिकाल का डिवाइडेशन होगा। किसके आधार पे? रचना। रचना एवं कर्म की दृष्टि से रचना एवं कर्म की दृष्टि से आदिकाल का विभाजन, आदिकाल का क्या होगा? विभाजन होगा। और आप लोग बताइए इसका जो विभाजन होगा कितने भागों में होगा? तो 5 भागों में होगा। कितने भाग में होगा? 5 भाग में होगा। आइए देखिए कौन कौन सा भाग आएगा। पहला जो आएगा वो आपका रासो साहित्य आएगा, और जो रासो साहित्य आएगा इसके बाद दूसरा आपका लौकिक साहित्य आएगा, या कह सकते हो अपभ्रंश साहित्य।
तीसरा जो आएगा आप उसको कह सकते हैं सिद्ध साहित्य। चौथा कौन सा साहित्य आए? पांचवा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की भाषा पूछा जाता है। नाथों की भाषा सदुक्कड़ी। इसकी जो भाषा थी और सदुक्कड़ी थी। जैन की जो भाषा थी प्राकृत भाषा। सिद्ध की जो भाषा थी संध्या भाषा। लौकिक साहित्य में या अपभ्रंश साहित्य में जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा थी। यहाँ पे भाषा आपका अपभ्रंश भाषा होगा। और रासो साहित्य की भाषा जो होगी ये होगी डिंगल और क्या डिंगल। ये बात आप लोगों को समझने की सख्त जरूरत है। इतना डिवाइडेशन आपको पता होना चाहिए। आदिकाल को रचना के आधार पे इतने भागों में बांटा गया। रासो साहित्य में बांटा गया, लौकिक में बांटा गया, सिद्ध में बांटा गया, जैन में बांटा गया और नाथ में बांटा गया। नाथ की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी। जैन की जो भाषा थी प्राकृत थी। सिद्ध की जो भाषा थी संध्या थी। लौकिक अपभ्रंश की भाषा थी अपभ्रंश थी। रासों की भाषा डिंगल और डिंगल थी। एक क्वेश्चन पूछता है निर्गुण भक्ति शाखा पे कौन से साहित्य ज्यादा प्रभाव डाला था? उसका नाम था नाथ साहित्य। कबीर की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। तो नाथों की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी। इस पे कबीर दास का प्रभाव पड़ा हुआ है। कबीर दास का प्रभाव पड़ा हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन हुआ। अब एक एक साहित्य आपको पढ़ना होगा। अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी, केवल श्रृंखला मैंने बनाया। कैसे आप इसको सेटअप करोगे, कैसे आप इसको पढ़ोगे, किसी भी चीज़ को पढ़ने का क्या दायरा है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे आप ग्राउंड पे रखते हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, 5 भागों का डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा किया गया। और बात आई विशेषता की, तो मैंने लिखा आदिकाल में लोग युद्ध जो करते थे उसका सजीव वर्णन होता था। रासो काल की प्रधानता होती थी। छप्पर और दोहा छंद की प्रधानता यहाँ बताई गई थी। आदिकाल में विविध प्रकार के छंद प्रयोग किए गए और इसमें डिंगल और पिंगल भाषा को अपनाया गया। आदिकाल में अधिकतर जो रचनाएं थी बीरस में लिखी गई, इसलिए कहा जाता है कि आदिकाल में बीरस की क्या थी? प्रधानता थी। ये चीजें आदिकाल की विशेषता में रखी गई थी, मालूम किया गया था। अब यहाँ के सारे पोर्शन खत्म होते हैं और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। साथ में समझते और नोट करने का प्रयास आप करते रहें। जैसे ही लेखन कार्य हमारा बंद होगा, समझाने के बाद तुरंत मिटाने का काम जारी कर दिया जाएगा। इसलिए कि आगे क्लास को और रन करना है, इसलिए आप उसको धीमी गति में नहीं तीव्र गति में पढ़ने का काम करेंगे। रासो साहित्य में आप चलेंगे तो सबसे बड़ी बात तो सामने निकल के आती है कि रासो साहित्य में भी तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं। अगर आपने देखा ये रासो साहित्य है तो आपको ये पता है इस रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाला हिंदी का पहला प्रमाणिक जो ग्रंथ, जो महाकाव्य है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला
हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य आया है। और जब हिंदी का पहला प्रामाणिक महाकाव्य आया है तो वो पृथ्वीराज रासों को लेकर आया है। यह आपका पृथ्वीराज रासो होगा। और जो पृथ्वीराज रासो होगा ये आपका एक महाकाव्य होगा बाबू, ये महाकाव्य होगा। और अगर ये महाकाव्य होगा तो बोलो इसमें सर्ग कितने होंगे? 69 69 सर्ग इसमें है। ये 69 सर्ग में निबद्ध है, ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। और दूसरी बात आती है, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें रस क्या होगा? इसमें भी रस होगा। तो बोलो गुण क्या होगा? और गुण होगा ना। इसको कौन सा काव्य कहेंगे? इसको प्रशस्त काव्य कहेंगे। कौन सा काव्य कहते हैं? इसको प्रशस्त काव्य कहते हैं। बीरस है, ओज गुण है, ये आपका महाकाव्य है। आप गलती नहीं करेंगे। इसके लेखक का नाम पूछेगा, पृथ्वीराज राघव से लेखक का नाम पूछेगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई तो मर गया। चंद्रवरदाई का पुत्र जो था उसका नाम चंद्र था। इन्होंने इसको पूरा करने का काम किया था। पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो चंद्र ने किया। लेकिन लिखना किसने शुरू किया था? तो चंद्रवरदाई ने। बीच में मर गए, कोई दिक्कत आई होगी, एक्सपायर कर गए। और जब एक्सपायर कर गए, इनके पुत्र जिनका नाम जलधर था, इन्होंने अपने पिता की जो रचनाएं थी उसको पूरा करने का काम किया। एक पुत्र या पुत्री का काम होता है पिता के वचनों के वादा को पूरा कर दे। एक पिता अपने पुत्र या पुत्री को विकास की दिशा पे, सफल दिशा पर देखना चाहता है, उससे बड़ी खुशी दुनिया में उसकी कोई नहीं होती है। अगर पुत्र गलत काम करे, पुत्री गलत काम करे तो पिता मरने के समान होता है। इतिहास गवाह है। इसके लेखक का नाम चंद्रवरदाई था और इसके पुत्र का नाम चंद्रधर ने इसको पूरा कर दिया। अगली बात निकल के सामने आती है, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने छंद हैं। इसमें कुल छंद की बात आती है तो 16,300 कितने 6 छंद की बात आती है। इसमें कुल छंद इतने थे पृथ्वीराज रासो में 16,000 कितने 306। एक बात सामने निकल के आती है, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें किस राजवंश का वर्णन है? इसमें दिल्ली के चौहान वंश। इतिहास का क्वेश्चन आ गया। दिल्ली के जो चौहान वंश था, ये दिल्ली के चौहान वंश का वर्णन पृथ्वीराज रासो में किया गया था। पेपर में पूछेगा पृथ्वीराज रासो को कितने प्रशस्तियों में बांटा गया था? इसको कितने प्रतियों में बांटा गया या प्रशस्तियों में बांटा गया? तो कितने प्रतियों में बांटा गया था? तो 4 प्रतियों में बांटा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता कितने प्रतियों में था? तो 4 प्रतियों में था। आपके पेपर में पूछेगा वो आदिकाल की कौन सी रचना है जिसमें सुख सुखी संवाद का वर्णन है? इसमें सुख सुखी संवाद का वर्णन किया गया है। सुख सुखी संवाद का वर्णन अगर कहीं मिलता है उसका नाम पृथ्वीराज रासो है। पूरे आदिकाल का जो पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो को पूछा आता है अप्रमाणिक। इसको अप्रमाणिक ग्रंथ किसने माना? अप्रमाणिक ग्रंथ किसने माना? उसका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपने इसको अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। ऊपर लिख लीजिएगा पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ। अप्रमाणिक ग्रंथ अगर किसी ने माना उसका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, इन्होंने माना। और पृथ्वीराज रासो को सदैव प्रमाणिक ग्रंथ किसी ने माना, उसका नाम था डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास। इसको सदैव प्रमाणिक माना और उसका नाम था बाबू श्याम सुंदर दास।
बाबू श्याम सुंदर दास। एक क्वेश्चन सामने निकल के आया है, आप बताओ पटेल जी, अंजलि पटेल, श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? एक क्वेश्चन सामने निकल के आया। श्याम सुंदर में समास मैंने डेरिवेट किया है और आप लोगों ने अभी तक मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया है। श्याम और सुंदर दोनों विशेषण पद है, अगर दोनों विशेषण पद कर्मधारय समास होगा। क्या तैयारी चल रही है? कैसे होगा नहीं आप बताओ हमारे बाबा की सरकार। श्याम सुंदर कर्मधारय समास होगा और श्याम सुंदर ने इसको प्रमाणिक माना, लेकिन अन्य जो और लोग थे उन्हें क्या माना? किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना, किसी ने पूर्ण माना, किसी ने पूरा किया। ये भी रस में है, औज गुण में है और इसमें एक रीत निकल के आई जिसका नाम गौड़ी रीत है। कौन सी रीत है? गौड़ी रीत है। इतनी बात मैंने आपको रिले कर दिया और इन्हीं बिंदुओं के साथ हमारे क्लास के समापन का समय भी हो चुका है। मैंने पूरी क्लास को बहुत तत्परता और मेहनत से पढ़ाने का काम किया और सभी लोगों से मैंने कहा है आराम 6:15 पर नहीं आ पाते हो तो 20 तक जरूर आ जाया करो। बीच में आओगे तो क्लास छोड़ देगी, फिर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी क्लास एक क्लास जो होगी, हमारी जो क्लास का रोटेशन है नंबर 1 पर चलता है।